नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहानी की जो 100 साल से भी ज्यादा लंबी चली। ये कहानी है झारखंड के आदिवासी समुदायों की, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक ऐसा संघर्ष छिड़ा जो कभी टूटा ही नहीं। ये सिर्फ कुछ लड़ाइयों की बात नहीं है, बल्कि अपनी जमीन, अपनी पहचान को बचाने की एक जबरदस्त गाथा है। जरा सोचिए, क्या होता है जब आपकी सदियों पुरानी जीवन शैली पर, आपके रहन सहन पर अचानक कोई खतरा मंडराने लगे। झारखंड के आदिवासी समुदायों के लिए अंग्रेजों का आना बस किसी नए राजा का आना नहीं था। नहीं, ये उनकी पूरी दुनिया पर, उनकी परंपराओं पर, उनके वजूद पर एक सीधा हमला था। तो इस विद्रोह की आग भड़की कैसे? आखिर वो कौन सी वजहें थीं जिन्होंने इस टकराव को जन्म दिया? चलिए सबसे पहले इन्हीं कारणों को समझते हैं। देखिए, वजहें कई थीं और एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं। सबसे पहले तो अंग्रेजों ने आदिवासी इलाकों पर अपना कंट्रोल जमाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने अपने कानून उन पर थोप दिए जो उनके सदियों पुराने रिवाजों के बिल्कुल खिलाफ थे। और तो और बाहर से जमींदार और साहूकार भी आ गए। इन सब ने मिलकर एक ऐसा जाल बुना, एक ऐसा शोषण का दौर शुरू किया। और ऊपर से परमानेंट सेटलमेंट जैसी जो नीतियां आईं, उन्होंने तो मानो आदिवासियों से उनकी अपनी जमीन का हक ही छीन लिया। अब जब दमन इस हद तक बढ़ गया तो जवाब तो मिलना ही था। यहीं से विद्रोह की पहली चिंगारियां उठनी शुरू हुईं। तो चलिए मिलते हैं उन शुरुआती नायकों से और जानते हैं उन आंदोलनों के बारे में जिन्होंने संगठित प्रतिरोध की नींव रखी। और इस लड़ाई में सबसे पहला नाम आता है तिलका मांझी का। वो इस संघर्ष के पहले शहीद थे। साल 1783 से 1785 के बीच उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक जबरदस्त आंदोलन चलाया और कह सकते हैं कि वो झारखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दी। तिलका मांझी को जबरा पहाड़िया के नाम से भी जाना जाता था और उनकी जो रणनीति थी वो कमाल की थी। सोचिए, वो साल के पत्तों पर संदेश लिखकर एक गांव से दूसरे गांव अपनी बात पहुंचाते थे। और उनकी गुरिल्ला युद्ध की जो तकनीक थी, उसने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। उनका सबसे बड़ा और सबसे साहसी कदम वो था 13 जनवरी 1784, जिस दिन उन्होंने ब्रिटिश अधिकारी क्लीवलैंड को मार गिराया। बस इस एक घटना के बाद वो ब्रिटिश हुकूमत की आंखों में सबसे बड़े दुश्मन बन गए। तिलका मांझी ने जो चिंगारी लगाई थी, वो अब धीरे धीरे आग बन रही थी। मतलब अब ये संघर्ष सिर्फ कुछ छोटी मोटी घटनाओं तक सीमित नहीं रहा, बल्कि बड़े और संगठित आंदोलनों में बदलने लगा। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें मिलता है 1831 के कोल विद्रोह में। ये पहला इतना बड़ा, इतना फैला हुआ और सुनियोजित आदिवासी आंदोलन था। लेकिन सवाल यह है कि इतने बड़े आंदोलन का संदेश फैलाया कैसे गया होगा? जवाब है एक तीर। जी हां, सिर्फ एक तीर। एक गांव से दूसरे गांव में तीर भेजकर विद्रोह का बुलावा दिया जाता था। ये अपने आप में कमाल की बात है कि कैसे एक इतने साधारण से प्रतीक ने इतने बड़े आंदोलन को खड़ा कर दिया। तो ये तो थी शुरुआत। अब हम बात करेंगे उन बड़े विद्रोहों की, उन ग्रेट अपराइजिंग्स की, जिन्होंने सच में ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी थी। ये सिर्फ छोटे मोटे विद्रोह नहीं थे, बल्कि ये आज़ादी के लिए लड़ी गई बड़ी बड़ी जंगें थीं। आप यहां देख सकते हैं 1766 के ढाल विद्रोह से लेकर 1900 के मुंडा उलगुलान तक। ये सिर्फ कुछ तारीखें और नाम नहीं हैं। ये एक सदी से भी लंबे, एक लगातार चले आ रहे संघर्ष का सबूत है। हर एक विद्रोह ने, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, प्रतिरोध की उस आग को जलाए रखा और अगले आंदोलन के लिए एक मजबूत जमीन तैयार की। और इन्हीं में से एक था संथाल हुल। इसे महान विद्रोह या द ग्रेट रिबेलियन भी कहते हैं। साल था 1855। सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, इन 4 भाइयों ने इस आंदोलन की कमान संभाली और देखते ही देखते ये एक बहुत बड़ी जनक्रांति बन गई। तारीख थी 30 जून 1855। भोगनाडी गांव में एक बहुत बड़ी सभा हुई और वहां एक नारा गूंजा, अपना देश, अपना राज। कितना सीधा और कितना शक्तिशाली नारा है ना? ये साफ बताता है कि उनका मकसद क्या था, अपना शासन, अपना राज। संथाल हुल के बाद 19वीं सदी का जो आखिरी और सबसे बड़ा विद्रोह हुआ, वो था मुंडा उलगुलान। उलगुलान का मतलब होता है महान हलचल या द ग्रेट टुमल्ट। और इस हलचल के नायक थे भगवान बिरसा मुंडा। और उनका नारा तो और भी साफ और सीधा था, अबुआ राज आते जाना, महारानी राज टुंडू। इसका मतलब था मुंडा राज की शुरुआत हो और महारानी का राज खत्म हो।
सोचिए, ये ब्रिटिश सत्ता को दी गई एक खुली चुनौती थी। तो सवाल उठता है कि इन सभी विद्रोहों का, इन कुर्बानियों का आखिर नतीजा क्या निकला? क्या ये सब बेकार गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इन विद्रोहों की आग में तपकर एक ऐसी विरासत बनी जिसने आने वाले कल को पूरी तरह से बदल दिया। इसका असर हमें साफ साफ देखने को मिलता है। देखिए, 1832 में कोल विद्रोह खत्म हुआ और 1834 में अंग्रेजों को मजबूरन साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनानी पड़ी। फिर 1855 का संथाल हुल हुआ और उसके ठीक बाद एक नया जिला बना दिया गया, संथाल परगना। और शायद सबसे बड़ा और सबसे जरूरी कदम उठाया गया मुंडा उलगुलान के बाद, जब 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी CNT एक्ट पास हुआ। इस कानून ने पहली बार आदिवासी जमीन के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा दी। तो जो सबसे जरूरी बात हमें समझनी है वो ये है कि हाँ, इन विद्रोहों को बहुत बेरहमी से दबाया गया, कुचला गया, लेकिन इन कुर्बानियों ने स्थायी कानूनी सुरक्षा हासिल की। इन्हीं आंदोलनों ने ब्रिटिश सरकार को इतना मजबूर कर दिया कि उन्हें आदिवासियों की जमीन और उनके हक की रक्षा के लिए कानून बनाने ही पड़े। ये सारे विद्रोह एक सदी से भी ज्यादा पहले खत्म हो चुके हैं, लेकिन न्याय और स्वायत्तता यानी जस्टिस और ऑटोनॉमी के लिए जो आवाज उन्होंने उठाई थी वो आज भी गूंजती है ना? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जब हम जमीन के अधिकार